नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारी खास बुलेटिन न्यूज एट 10। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। जन विश्वास संशोधन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल भी सूचीबद्ध। राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार। घटक दलों ने जताई खुशी। इंडी ब्लॉक के नेताओं की भी अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में डीआरजी का एक जवान शहीद, 3 घायल। नेशनल पार्क क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी सुरक्षा बलों की टीम। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। और कठुआ और किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। दोनों जगहों पर बादल फटने से आई थी तबाही। वहीं कल से अवरुद्ध चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के आज खुलने की संभावना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जीएसटी सुधार को बढ़ावा मिलने से शेयर बाजार मार्केट जो है वो झूम उठे हैं। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक चढ़ा है तो निफ्टी 24,950 के ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी सुधार को बढ़ावा मिलने से शेयर मार्केट में बहार आई है। निफ्टी 24,950 के ऊपर पहुंच गया है तो सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक चढ़ा है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला है, निफ्टी भी उसमें भी उछाल देखने को मिला है। जीएसटी में जिस प्रकार से लगातार सुधार हो रहे हैं उसको सुधारों को बढ़ावा मिलने से शेयर मार्केट में बहार देखने को मिली है। शेयर मार्केट झूम रहे हैं। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक चढ़कर सामने आया है तो निफ्टी 24,950 के ऊपर कारोबार कर रहा है। जीएसटी सुधार को बढ़ावा मिलने से शेयर मार्केट में यह बहार आई है। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी महत्वपूर्ण यह खबर। जीएसटी सुधार को जिस प्रकार से लगातार बढ़ावा मिल रहा है मोदी गवर्नमेंट में, उससे शेयर मार्केट में इस समय बहार है। कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर इसे हम कह सकते हैं। निफ्टी 24,950 के ऊपर तो सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जिस तरह जीएसटी सुधार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, शेयर मार्केट पे उसका असर साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और निफ्टी ने जिस तरह से 25,000 का जो पॉइंट है रिक्लेम किया है, सेंसेक्स आज 1100 पॉइंट बाउंस बैक किया है। और जीएसटी रिफॉर्म की बात जिस तरह से हो रही है, अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए एक बार फिर से जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उसमें तेजी दिख रही है। सारे के सारे इंडेक्स आपको 1% से ज्यादा इस वक्त कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1% से ज्यादा की बढ़त है। यानी ये जो बढ़त है वो चौतरफा बढ़त, यानी हर सेक्टर में आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट तौर पर जो सरकार की नीति है उसका ही असर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी जैसे ऑटो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 28% के जीएसटी स्लैब के दायरे में आता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 90% जो कमोडिटीज हैं, 90% से ज्यादा, वो 28 से अब वो 18 के स्लैब में आ जाएंगी। तो अगर ये माना जाए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक भारी तोहफा लोगों को मिलने जा रहा है, इसी उम्मीद में ऐसा लग रहा है कि ऑटो जो स्टॉक्स हैं वो गेन कर रहे हैं। और ज्यादातर ये एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये तेजी जो कंजम्पशन बेस्ड जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से हो रही है।
बिल्कुल। और अजय, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से इस बात का ऐलान किया था कि जीएसटी में और ज्यादा सुधार होंगे, आम जनता को और ज्यादा फायदा होने वाला है, एक तरह से बहार आने वाली है उनकी झोली में, कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ते हुए कदम साफ नजर आ रहे हैं, आम जन को नया तोहफा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात लगातार सरकार ने की है पिछले कुछ दिनों में, और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि जो अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से एक नई जान फूंकने की तैयारी सरकार की तरफ से हो चुकी है। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो अच्छा प्रदर्शन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है एक मजबूत अर्थव्यवस्था। और आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडियन बैंक्स की रेटिंग्स को बढ़ाया था, और ओवरऑल इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को 18 सालों के बाद बढ़ाया गया है। तो ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में बनी हुई है। जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, और आगे जाते हुए ये कहा जा सकता है कि जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होने वाला है, ना केवल जीएसटी रिफॉर्म्स, मुझे लगता है ओवरऑल रिफॉर्म्स को लेकर के जो सरकार ने एक बात की है, एक बड़े बिग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें टाइम बाउंड मैनर में जो सिफारिशें की जाएंगी उसका असर नतीजों के रूप में यानी बड़े फैसलों के रूप में दिखाई देगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि न केवल जीएसटी रिफॉर्म्स बल्कि बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ओर भी इशारा करती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की थी। आगे जाते हुए बहुत सारी कमेटीज हैं जिसने देश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सिफारिशें की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रिफॉर्म्स के एक नए दौर में देश प्रवेश करने वाला है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म देखा जा रहा है, सभी लोग अपनी अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं, तो सरकार भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तो अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो खासतौर पर MSMEs हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रेरियन अर्थव्यवस्था है, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए जो रिफॉर्म जरूरी हैं वो इन वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर लिया जा सकता है। और इसी उम्मीद से ये जो तेजी है वो आपको दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, ये तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद की कार्रवाई की। तो लोकसभा में आज जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। इस विधेयक को पेश करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्य और उसके नियम तय होंगे। ये समिति संसद के अगले सत्र के पहले दिन इससे संबंधित रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक भारतीय पत्तन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। यह विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान हैं। इसके साथ ही विधेयक समुद्री राज्य विकास परिषद और राज्य समुद्री बोर्ड्स को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद जो है वो विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। और लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि भारत की इस उपलब्धि की खुशी में लोकसभा में चर्चा की जाएगी। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब भारत लौट आया है, तो इस खुशी में आज पार्लियामेंट में शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा अंतरिक्ष में पहुंच करके इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा को ऊंचा करके आए हैं, तो ये सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनके ऑनर में आज पार्लियामेंट में एक स्पेशल डिस्कशन होगा। और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता मौजूद रहे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अब तक का क्या कुछ सफर रहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज।
काविया हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना। केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से बीजापुर डीआरजी टीम के दिनेश नाग शहीद हो गए। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज चल रहा है। तो बीजापुर में यह आईईडी ब्लास्ट की खबर है, जहां पर डीआरजी टीम के दिनेश नाग शहीद हो गए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और किश्तवाड़ जिले के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में खोज और बचाव का अभियान लगातार जारी है। व्हाइट नाइट कोर के जवान बचाव और राहत के कार्यों में जुटे हुए हैं। व्हाइट नाइट कोर की इंजीनियर ब्रिजिंग टीमों ने उपकरणों के साथ चिसोती नाला स्थल पर पुल का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ये पुल नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में संपर्क बहाल करेगा और निकासी में तेजी लाने में भी मदद करेगा। भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर किए जा रहे समन्वित प्रयासों का उद्देश्य अधिकतम लोगों की जान बचाना है और जरूरतमंदों को तुरंत राहत प्रदान करना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी राहत और बचाव का अभियान लगातार जारी है। कठुआ में कल बादल फटने से 2 अलग अलग घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 6 घायलों का एमएच अस्पताल पठानकोट, जबकि 2 घायलों का जीएमसी कठुआ में इलाज चल रहा है। इलाके में बादल फटने से इमारतों, सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में रात भर भारी बारिश हुई और बारिश के चलते राजबाग के जोध घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में यह आपदा आई। लगातार हुई बारिश से इलाके के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जम्मू संभाग में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कल तक जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल दोपहर से आवाजाही के लिए बंद है। इस मार्ग को खोलने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये हाईवे आज दोपहर तक खुल जाएगा। इसके साथ ही मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास अवरुद्ध है, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों वाहन और राहगीर फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के हाथेनीकुंड बैराज और 58,282 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर जो है 204.80 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो रूस यूक्रेन संघर्ष पर आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला फोन वार लेन समेत तमाम जो है नेता वहां मौजूद रहेंगे। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन वार्ता में ज़ेलेंस्की के साथ शामिल होने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नाटो महासचिव मार्क रूटे शामिल होंगे। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस दौरान यूरोपीय आयोग प्रमुख ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। यूक्रेन से जुड़े किसी भी क्षेत्रीय सवाल पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। ये निर्णय केवल यूक्रेन द्वारा ही लिया जा सकता है और इन निर्णयों में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। And these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत के जरिए अंतिम समझौते पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियों की भी मांग दोहराई। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप मुझे विस्तार से बताएं और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जानकारी दें। मेरे लिए यह बात ज्यादा अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटियों का संकेत दिया है, क्योंकि पुतिन किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। इसी रविवार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने एक वीडियो कॉल की, जिसमें यूक्रेन के सहयोगियों को कोएलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल किया गया। जर्मन सरकार ने पुष्टि की है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे और यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान और शांति समझौते के पक्ष पर जोर देंगे। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा कर रहे हैं। हम यूक्रेन की आज़ादी और इस तरह पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बताया कि पुतिन ने अधिकांश मोर्चों पर फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि पूरा डोनेट्स्क रूस को सौंप दे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस मांग को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन से सहमत है कि शांति समझौते के लिए पहले से युद्ध विराम की शर्त आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोग की मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को ये अनुमति दी गई है। रविवार दोपहर तक दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच भी चुकी है और इसी के साथ चपैन बाबगंज के सोन मस्जिद भूमि बंदरगाह और हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से भी प्याज भेजने का सिलसिला जारी है। भारतीय प्याज की मांग में कमी के कारण आयातकों ने भारत से आयात बंद कर दिया था, जो अब एक बार फिर से घरेलू बाजारों में मांग बढ़ने के कारण शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।